हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया, दैट इज भारत। और आप सभी से एक गुहार है कि जो भी लोग हैं जो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को, वो प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं बहुत कम ऐसा बोलता हूं एंड इवन आप देखेंगे जब मैं डेटा भी देखता हूं तो अराउंड 75% ऐसी पॉपुलेशन है जिन्होंने इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर रखा है, फिर भी वो व्यूअर्स हैं। तो उनसे मेरी एक गुहार है। और काफी बार कुछ लोग जो हैं वो हेलो फ्यूचर लीडर्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा बात करते हैं। हाँ, अगर आपको बोरिंग लग रही है टॉक्स तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं हर एक पॉइंट जो भी मेरे कमेंट्स में आता है उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। इवन फरहान ने भी एक सवाल पूछा हुआ है, मेरे दिमाग में वो बिल्कुल है और मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब बात करते हैं, जब मैं हेलो फ्यूचर लीडर्स कहता हूँ, तो आपके दिमाग में सिर्फ़ एक पिक्चर आती है कि हाँ, शायद हम किसी बटालियन को लीड कर रहे होंगे या फिर किसी ऑफ़िस के अंदर एक मैनेजरियल पोज़ीशन को लीड कर रहे होंगे। नहीं, मैं उसकी बात नहीं करता, सिर्फ़ उसी की बात नहीं करता। मैं बात करता हूं कि मान लीजिए आपके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है, लस्ट बहुत ज्यादा है, आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो मास्टर योर इमोशन, बिकम लीडर देयर। अगर शायद आपकी फैमिली में आप ऐसी होप देते हैं अपनी फैमिली को, या आपकी फैमिली आपको एक पोटेंशियल लीडर के तौर पे देखती है, तो बिकम दैट लीडर। या फिर आप मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, आप लीडरशिप पोजीशन पे जाना चाहते हैं, तो बिकम दैट लीडर। या फिर आप सोचते हैं कि मैं वहां पहुंच के लीडर बनूंगा, तो बिकम दैट लीडर एज वेल। मैं उस एस्पेक्ट में कहता हूं, और काफी लोग इरिटेट भी हो जाते हैं इस बात से, हालांकि काफी लोग इसको अप्रिशिएट भी करते हैं, तो उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। और हाँ, आपका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जब भी आएगा, मैं उसको हमेशा एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। अब आप सभी को पता है कि जो हमारे इंडियन पीएम है वो अभी इजराइल में लैंड कर चुके हैं, और वहां पे उन्होंने इजराइल की जो पार्लियामेंट है, नेसेट, वहां पे स्पीच दिया। एंड देन उसको एक हिस्टोरिक स्पीच कहा जा रहा है। और उसके बाद में छोटी छोटी क्लिप्स बहुत वायरल हो रही हैं, लेकिन मीडिया हाउसेस अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। कुछ बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, कुछ बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हर एक टॉपिक पे बात करूंगा, हर एक चीज के ऊपर बात करता हुआ नजर आऊंगा, लेकिन जो मुख्य बिंदु हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम उसी पे बात करेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि डू नॉट ओपन दिस वीडियो इफ यू कैन नॉट डाइजेस्ट ट्रुथ, बिकॉज यहां पे मेरे काफी सारे ओपिनियंस आएंगे और वो ओपिनियंस बैक किए जाएंगे वेरीफाइड और ऑथेंटिक एविडेंस के साथ में। अब क्या मैं इसको हिस्टोरिक स्पीच इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे ही हमारे इंडियन पीएम स्पीच देते हैं, तो उसके बाद में इजराइल के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो खड़े हो जाते हैं उनके साथ सेल्फी लेने के लिए? नॉट एट ऑल। क्या उसके बाद में जो वीडियोस निकल के आए जहां पे मोदी मोदी चैंट किया जा रहा था, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं? नहीं, मैं इस पे भी नहीं बात कर रहा हूं कि एक बहुत हिस्टोरिक स्पीच है। हाँ, जो रिलेट करते हैं वो बहुत खुश हैं, और ऐसे सिनेरियोज या ऐसे सीन्स कभी निकल के आते नहीं हैं व्हेनेवर आवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर गोज टू एनी पार्लियामेंट। तो हाँ, सिग्निफिकेंट है, बट हिस्टोरिक इसलिए नहीं। हिस्टोरिक इसलिए है कि आज तक इजराइल की जो पार्लियामेंट है, नेसेट, उनका हाईएस्ट मेडल किसी को भी नहीं दिया गया है, कन्फर या अवार्ड नहीं दिया गया है, वो पीएम मोदी को दिया गया। एंड सेकंड बात यह है कि ये पहले ऐसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने इजराइल की पार्लियामेंट में कोई स्पीच या एड्रेस दिया है। और जब ये बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, इसलिए मैंने इसे एक हिस्टोरिक स्पीच कहा है, और जिस तरीके के इसमें टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं उसके ऊपर। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। जब मैं क्रिकेट खेला करता था, व्हेन आई वाज़ इन अ क्रिकेट अकेडमी का भी नाम जानना चाहते हैं तो इट वाज़ सुराना क्रिकेट अकेडमी। तो हमारे कोच हुआ करते थे, और वो कोच एक चीज़ कहते थे कि ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्रिकेटर क्रिकेट से बड़ा नहीं होता, राइट? तो जो भी आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, आप कहीं पे भी जाते हैं, तो अगर मैं बोलूँ कि मैं कहीं विज़िट करके आया हूँ या मैं कहीं जा रहा हूँ, तो क्या मैं इंडिया से बड़ा हूँ? नो, नो वन इज़ बिगर देन इंडिया, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज़ से बी अ स्पोक्सपर्सन फॉर इंडिया। और ये चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हमारे जो कोच थे वो ये कहते थे कि जिस दिन क्रिकेटर ने ये मान लिया कि वो क्रिकेट से बड़ा है, तो उसका अहंकार तोड़ने में टाइम नहीं लगाता क्रिकेट। दैट्स व्हाई क्रिकेट इज़ ऑलवेज़ एन गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। ये मैं टॉपिक आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं हमेशा इंडियन पीएम की बात करता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट की बात करता हूँ, बी द स्पोक्सपर्सन ऑफ इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया के लिए क्या फेवरेबल है, क्या सही चीज़ है, उसके बारे में बात करता हूँ, और यहाँ पे मैं फॉरेन पॉलिसी की बात करूँगा, आपके काफ़ी सारे सवाल होंगे। लेकिन इज़राइल ने क्यों अवार्ड किया पीएम मोदी को ही? सबसे पहली बात, तो जो इनकी पर्सनल लीडरशिप है, उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है इज़राइल के द्वारा। ये इज़राइल ने किया, क्यों? क्योंकि 1950s में इंडिया ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया था इज़राइल को, लेकिन 1992 तक हमने कोई भी डिप्लोमैटिक रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं किए, यानी कि हमने वहाँ पे एम्बेसी को एस्टेब्लिश नहीं किया था। उसे हम कहते हैं कि डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हुए। अब उस टाइम पे हमारा क्या था? हम पैलेस्टीन कॉज़ को सपोर्ट करते थे। क्या आज हम नहीं करते? आज भी करते हैं। आगे प्रूफ भी बताऊँगा। अरब नेशंस के साथ में हमारे अच्छे रिश्ते थे। हमारे काफ़ी सारे जो लोग हैं वो वहाँ जाके काम करते थे, वहाँ से पैसा आता था, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी फुलफिल की जाती थी। ये सारे रीज़न थे, और कोल्ड वॉर एरा की पॉलिटिक्स भी थी। इसीलिए उस टाइम पे हमने डिप्लोमैटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करना नहीं समझा। हालाँकि उसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया कि क्यों हम हेजिटेंट थे, कि हमने क्यों नहीं डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप बहुत पहले ही एस्टेब्लिश कर ली है, जो हमने लेट 1992s के अंदर की है। लेकिन जो पीएम मोदी के अंडर है, इंडिया और इज़राइल की जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो और ज़्यादा मजबूत हुई है।
क्यों? एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने जो कि वहाँ जाके विज़िट करके आते हैं। देन उसके बाद में हमारी जो ये जो इज़राइल के साथ में रिलेशनशिप थी उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देते हैं। हमेशा इंडिया और इज़राइल का एक स्टांस होता है टेररिज्म को लेके कि हम टेररिज्म को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे और जो भी हमसे बन सकता है हम वो चीज़ की जाएगी। तो ये जो ऑफ़िशियली जो अवार्ड दिया गया है, वो प्रेज़ किया गया है कि कैसे इज़राइल के लीडर्स के साथ में इंडिया ने या इंडियन पीएम ने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया है, राइट? अब आगे बढ़ने से पहले हर एक पहलू पे मैं बात करता हुआ नजर आऊंगा, आप टेंशन मत कीजिए बिल्कुल भी। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया सब्सक्रिप्शन 19,999 का, जिसमें आप 6 महीने का एक्सटेंशन फ्री पा सकते हैं। डबल वैलिडिटी है, यानी मान लीजिए आप 6 महीने का कोर्स खरीदते हैं तो आपको 6 महीने का फ्री कोर्स मिलेगा। 12 महीने का खरीदते हैं तो 12 महीने की वैलिडिटी और एक्सटेंड कर दी जाएगी। और सबसे खास फीचर है सीएससी अश्योर, यानी आप 18 महीने का ज्यादा सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आप अगर हमारे साथ पहला अटेम्प्ट देते हैं और नहीं निकाल पाते हैं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट वुड बी ऑन अस। अब जो ये प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, जहां पे पूरी की पूरी स्पीच लिखी हुई है, लेकिन मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात करूंगा। अब जब ये एड्रेस कर रहे होते हैं, जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं, ये पार्लियामेंट है इजराइल की नेसेट, जो कि ट्राई कलर जो हमारा फ्लैग है, उसकी जो कलर्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, उस तरीके से इसको सजाया गया है। तो वो ये कहते हैं कि ये मेरा प्रिविलेज और ये ऑनर है कि मैं आज एक डिस्टिंग्विश्ड हाउस के सामने खड़ा हूं, एंड मैं ये कर रहा हूं एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और मैं रिप्रेजेंट करता हूं एक एंशियंट सिविलाइजेशन को, एड्रेसिंग अनदर एंशियंट सिविलाइजेशन। और मैं आपके लिए ग्रीटिंग्स लेके आया हूं 1.4 बिलियन इंडियंस की, एंड दैट्स व्हाट एवरी प्राइम मिनिस्टर्स डू। ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो सिर्फ अकेले ये खुद करते हैं, नहीं। यही तो बात है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर, कि हमारा पीएम जब कहीं जाता है और हमें रिप्रेजेंट करता है तो वो हमें भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और मैं बहुत ज़्यादा, ये वंडरफुल जेस्चर है कि आपने जो आपकी पार्लियामेंट है उसको इंडियन कलर्स में लाइट अप किया गया है। इसी तरीके से 3 साल पहले जो इज़राइली पार्लियामेंट के जो लीडर स्पीकर हैं वो भी हमारे यहाँ पे आए थे, एंड थैंक्स टू एवरीवन। इस तरीके से ये एड्रेस शुरू करते हैं। और 9 ईयर्स अगो, क्योंकि 9 साल के बाद में ये विजिट हो रही है, तो ये मेरी आई हैड द गुड फॉर्च्यून कि मैं पहली बार फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था जो कि इज़राइल को विजिट करता है। आफ्टर ऑल I was born on the same day that India formally recognized Israel, that is September 17, 1950. अब इसके ऊपर कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। वो ये कहते हैं कि ये चीज मेंशन करने की कहां जरूरत थी कि आप जब इजराइल को जब रिकॉग्नाइज किया गया, मतलब इंडिया ने जब ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया तो सितंबर 17, 1950 थी। दैट्स हाउ यू बिल्ड द बॉन्ड, दैट्स हाउ यू बिल्ड द ट्रस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इंडिविजुअल से मिलेंगे और आप उसको ये कहेंगे, मान लीजिए आपने उससे बात करी और उससे कहा कि आप कहां से हैं, तो वो बोलेगा जयपुर से, और मान लीजिए आप भी जयपुर से हैं, तो वोंट यू फील दैट कनेक्शन, वोंट यू फील दैट फेमिलियरिटी? आप उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करते हुए आते। तो इसको भी फिर अब क्रिटिसाइज किया जा रहा है मीडिया के अंदर कि देखिए कैसे जो है ये इज़राइल को ही, मतलब इज़राइल के प्रति कैसा एक प्यार दिखा रहे हैं। ही इज जस्ट गिविंग द फैक्ट्स सो दैट वी कैन हैव अ गुड फील कनेक्शन। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, और आप खुद भी तो बात करते होंगे ना, क्यों बिल्कुल फील नहीं होता? आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप बाहर गए और मैं एक इंडियन से मिलता हूं और मैं भी इंडियन हूं, तो विल टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स, वी विल जेल अप टुगेदर, हम एक साथ बैठेंगे, एक साथ बात करेंगे, जहां पे खुद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेरे फ्रेंड की तरह है, एंड ही इज लाइक, इट्स नॉट अ डिप्लोमेसी टॉक, इट्स अ फ्रेंड्स टॉक। और सेम सेम ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा। अब पहला टॉपिक आता है, हमास ने जिस तरीके से अक्टूबर 7, 2023 को अटैक किया, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसको एड्रेस करते हुए कहते हैं कि वी फील योर पेन, वी शेयर योर ग्रीफ, राइट। और इस पे बात की जाती है कि इजराइल जो है स्टैंड करता है फर्मली, सॉरी, इंडिया स्टैंड करता है फर्मली विद इजराइल विद फुल कन्विक्शन इन दिस मोमेंट, ये चीज कही गई। अब आप मुझे बताइए, कोई भी टेररिस्ट अटैक होगा, अगर मान लीजिए इंडिया में कोई टेररिस्ट अटैक होता है और हमारे यहां पे सिविलियंस को टारगेट किया जाता है, जैसे पहलगाम अटैक, तो क्या बाहर वाले पीएम ने या बाहर वाले लोगों ने इस चीज को एड्रेस नहीं किया? और क्यों? कोई भी नेशन टेररिज्म को सपोर्ट करेगा? कोई भी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता है। और हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो है। अब आप माने या नहीं माने, मैं पैलेस्टीनियंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस पे भी आऊंगा, लेकिन हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इजराइल के अंदर जाके इजराइल के लोगों को मारती है, बर्बारिक एक्सट्रीमली क्रूल तरीके से लोगों का रेप किया गया, लोगों को मारा गया, कैमरा पे रिकॉर्ड की गई सारी चीजें। तो ये कोई नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल नहीं करते हैं। आपने भी देखा होगा, आप भी इस चीज को जस्टिफाई, मतलब आप भी इस चीज को जानते हैं। और उन्होंने कहा कि टेररिज्म कहीं भी हो, वो हर जगह पीस को डिस्ट्रॉय करता है, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। और ये चीज की गई। और नो कॉज कैन जस्टिफाई द मर्डर ऑफ सिविलियंस, नथिंग कैन जस्टिफाई टेररिज्म, ये इनके द्वारा कहा जाता है। और सिर्फ ये सिंपैथी लेने के लिए नहीं था, हमारे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे पहलगाम अटैक ले लीजिए। हालांकि इन्होंने मेंशन किया था 26/11 का जो मुंबई डायरेक्ट अटैक हुआ, जहां पे इनोसेंट लाइव्स मारी गई, क्योंकि उसमें इजरायली सिटीजन्स भी थे, तो इसका रेफरेंस देना उन्हें ज्यादा सही लगा। लेकिन इवन पहलगाम अटैक में भी हमारे सिविलियंस मारे गए हैं, बाकी और भी जितने टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, बिकॉज वी कैन ऑल्सो फील द पेन ऑफ दैट टेररिज्म, दे कैन ऑल्सो फील द पेन ऑफ व्हाट इज सेइंग, कि हमारे शेयर्ड गोल्स हैं, हमारा टारगेट है टेररिज्म। अगर हमारा टेररिज्म कहीं पे भी पनपता है तो वो थ्रेट है, ये मानना पड़ेगा। आपको अगर लग रहा है कि एक रीजन में टेररिज्म पनप रहा है वो दूसरे रीजन के लिए घातक नहीं होगा, नो, इट्स नॉट लाइक दैट, वो बिल्कुल घातक होगा। अब
आपका अगला सवाल होगा, क्या इन्होंने गाज़ा को लेके कोई बात करी? हालाँकि देखिए, जो कांग्रेस पार्टी से बिलॉन्ग करती है प्रियंका गांधी, उन्होंने कहा था कि अर्ज भी किया था कि आप वहाँ जा रहे हैं, आप वहाँ बात करेंगे तो गाज़ा जिनोसाइड के बारे में बात कीजिएगा, बिल्कुल उसके बारे में टॉपिक उठाइएगा। उन्होंने ये बात नहीं करी। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने ये बात नहीं करी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इन्होंने बात नहीं करी और मैं बताऊँगा क्यों नहीं करी है। अब फिर उसके बाद में ये गाज़ा पीस का जो इनिशिएटिव चल रहा है, जिससे कि भाई जो इज़राइल हमास वॉर चल रही है या इज़राइल गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसमें काफ़ी सारे पैलेस्टीनियंस मारे जा रहे हैं। एक तरीके से उसको यूएन ने भी एक जेनोसाइड डिक्लेयर कर दिया है। काफ़ी सारे जो नेशंस हैं वो एंटी हैं इज़राइल के अगेंस्ट दिस। और उस टाइम पे हमारे पीएम गाज़ा पीस के बारे में बात करते हैं। लेकिन आप कहेंगे, सर जिनोसाइड के बारे में तो मेंशन नहीं किया ना, इसके बारे में तो बात नहीं हुई ना। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बात नहीं हुई। अब बात ये है कि जहाँ पे इन्होंने बोला कि जस्ट और ड्यूरेबल पीस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, यहाँ तक बात आ गई। लेकिन अब आप मीडिया पे आते हैं और क्यों इंडिया जो है जिनोसाइड के बारे में बात नहीं करता, मैं वो बात भी करूँगा। ये अल जज़ीरा का आर्टिकल है। इन्होंने कहा कि इंडियाज़ मोदी टेल्स इज़राइल्स नेसेट नो कॉज़ जस्टिफाइज़ किलिंग सिविलियंस। अब पहली बात बताइए कि अगर इज़राइल अटैक करता है गाज़ा पट्टी पर, उसपे सिविलियन मारे जाते हैं, तो क्या हमने जब ये बात करी कि नो कॉज़ कैन जस्टिफाई द मर्डर ऑफ सिविलियंस, क्या हमने इनडायरेक्टली इस बारे में बात नहीं करी? अगर आप इनडायरेक्टली तोड़-मरोड़ के बातें कर रहे हैं, तो क्या जो नो कॉज़ मतलब कितना भी कोई भी कारण हो आपका, लेकिन अगर सिविलियंस का मर्डर हो रहा है, तो क्या वो जस्टिफाइड है? उन्होंने साफ-साफ ये कहा। कहा कि नहीं कहा? कहा। लेकिन अब आप क्या बोलेंगे, सर ये तो इस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था ना कि जब हमास ने अटैक किया था इज़राइलीज़ के ऊपर। ये इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा गया कि इज़राइल जो है, जो जिस तरीके से हमास को डिसआर्म करना चाहता है, हमास को कंप्लीटली एलिमिनेट करना चाहता है, जिससे फ्यूचर में ऐसे अटैक ना हो, इज़राइली सिविलियंस या इज़राइली सिटिज़न्स के लाइफ पे थ्रेट ना बना रहे, उस बारे में तो बात नहीं करी और कॉन्टेक्स्ट तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एब्सोल्यूटली, कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन आप बताइए फिर अल जज़ीरा ने क्यों लिखा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिफेंडेड इज़राइल्स डिवास्टेटिंग वॉर ऑन गाज़ा। क्या ऐसा कहीं भी बोला गया है? आप जाके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में देखिए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो एक तरफ प्रेज़ कर रहे होते हैं, जो सपोर्टर्स निकलते हैं और कुछ लोग होते हैं जो क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं और क्या हो रहा है? इन्फ्लुएंशियल लोग, मीडिया पोलराइज़ कर रही है सोसाइटी को, डिवाइड कर रही है सोसाइटी को। और अगर सोसाइटी डिवाइड हो रही है तो खतरे में कौन है? कोई एक इंसान? क्या कोई पार्टी? नहीं, इंडिया। लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। तो आपने इसको तो कॉल आउट नहीं किया कि से वी स्टैंड्स विद अ कंट्री विद फुल कन्विक्शन। किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है ये फुल कन्विक्शन? इंडिया स्टैंड्स विद इज़राइल फर्मली विद फुल कन्विक्शन इन दिस मोमेंट व्हेन ही वाज़ डिस्कसिंग हमास वाला इंसिडेंट। तो अगर अल जज़ीरा इस बारे में बात करता है, तो इस बारे में भी बात करनी चाहिए थी, कि नहीं इंडियन पीएम ने ये भी कहा है नो कॉज़ कैन जस्टिफाई द मर्डर ऑफ सिविलियंस। उसके बारे में क्यों बात नहीं की गई? यहां तक तो बात समझ में आई नहीं और इसके बारे में बात की नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको सोसाइटी को पोलराइज़ करके रखना है अलग-अलग लेवल पे, अपने-अपने इंटरेस्ट को सर्व करना है। लेकिन सर आपने कभी बात की थी जेनोसाइड की? बिल्कुल। इज़राइल इज़ कमिटिंग जेनोसाइड इन गाज़ा। एवरीवन सेज मेक अ वीडियो, वेल हियर इट इज़। व्हाट डिड आई गेट? 2K व्यूज़। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता व्यूज़ से। लेकिन मैंने बात करी, बिल्कुल बात करी। तो लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्यों बात नहीं करती है? और क्या इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल भी स्टेप नहीं लेती? अब आप इस चीज़ में समझिएगा। जब फॉरेन पॉलिसी की बात आती है ना डिप्लोमेसी की, तो इसमें कोई ब्लैक और व्हाइट नहीं होता। इसमें ग्रे ज़ोन होता है, वो ग्रे ज़ोन आपको समझना पड़ेगा। क्यों हम जिनोसाइड की बात नहीं करते? लेकिन हम ये बात करते हैं कि हाँ, वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वहाँ पे सिविलियंस की लाइफ जा रही है। क्या हम इस बारे में बात नहीं करते? बिल्कुल बात करते हैं, ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप जाके देख लीजिए। राज्यसभा में भी दिए गए हैं, हमारे इंटरनेशनल स्टैंडिंग में भी दिए गए हैं और यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर जब पहले रिज़ॉल्यूशन आया करता था, तो हम एब्सटेन करते थे कि अनकंडीशनल परमानेंट सीज़फायर होना चाहिए। ना तो हम येस की तरफ जा रहे हैं, ना नो की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब हम फेवर में जाते हैं कि नहीं, जल्दी से जल्दी गाज़ा के अंदर सीज़फायर आना चाहिए, क्योंकि सिविलियन लोगों की जान जा रही है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। ये इंडिया ने कहा है। तो बोले सर जीनोसाइड क्यों मेंशन नहीं करे? क्योंकि हमारी डिप्लोमेसी इस तरीके की है ना। मैंने कहा ना कि ग्रे और व्हाइट में काम नहीं कर रहा है। और जो डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी जो बोलते हैं कि नहीं, नहीं हम सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनके बारे में बात भी करूँगा कि आप जेनोसाइड बात कर रहे हो गाज़ा के अंदर, उनके ऊपर भी बात करूँगा कि वो किस तरीके से अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए ये बातें कहते हैं। लेकिन क्या इंडिया ने कोई स्टेप नहीं लिया? खाली ये स्टेटमेंट दिए कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, मिलियंस मतलब कैज़ुअल मिलियंस की जान जा रही है और ये इन्हीं की लीडरशिप में हो रहा है। फिर भी बता दूँ, अभी आपको पता होगा कि जब हम बात करते हैं तो क्या इंडिया टू स्टेट सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं करता? 1950 से जब इज़राइल को रिकॉग्निशन मिला, तब से हम सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं पैलेस्टीन कॉज़ का। क्या हम टू स्टेट सॉल्यूशन की बात नहीं करते कि इज़राइल का अपना अलग स्टेट होना चाहिए, पैलेस्टीन का अपना होना चाहिए? करते हैं। क्या हमने पैलेस्टीनियन लाइव्स के बारे में बात नहीं करी? करी। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बारे में बात नहीं करी? नहीं करी। और अभी जो इज़राइल एक लॉ लेके आने वाला था कि आपके पास में अगर वेस्ट बैंक में जिसमें 60% एरिया एरिया सी जो कि कंट्रोल करा जाता है इज़राइल के द्वारा, अगर वहाँ पे आपके पास में अ, जो आपने लैंड ओन कर रखी है उसका डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर वो इज़राइल की स्टेट के नाम पे दर्ज हो जाएगा। तो क्या जब वो वेस्ट बैंक को एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं, तो क्या इंडिया ने कंडेम नहीं किया? नहीं, इंडिया ने 100 यूएन मेंबर स्टेट्स थे, उसके साथ में इंडिया ने भी कंडेम किया कि हमारा स्टैंड क्लियर रहेगा कि हम टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब ये क्या है? डिप्लोमेसी तो है ना, डी-हाइफ़नेशन कि हम इज़राइल के रिश्ते को अलग देखेंगे और पैलेस्टीन के रिश्ते को अलग देखेंगे। इसीलिए इन्होंने गाज़ा जिनोसाइड का ना तो कभी उसको सपोर्ट किया, इवन जब साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पिटीशन डाली थी जिनोसाइड को लेके, उसमें भी इंडिया ने जॉइन नहीं किया था क्योंकि जिनोसाइड वाली जो टर्म आता है जब, जब इंडिया वहाँ सपोर्ट नहीं करती है या फिर इंडिया वहाँ खड़ी नहीं होती है। दैट्स प्योरली बिकॉज़ ऑफ डिप्लोमेसी एंड दैट्स व्हाई वी आर एबल टू मेंटेन रिलेशन विद इज़राइल एज़ वेल एज़ पैलेस्टीन।
बिकॉज़ हमारे इंडिया के इंटरेस्ट ज़्यादा मैटर करते हैं। फिर आप बोलेंगे सर बाकी नेशंस तो करते हैं ना, बताऊँगा, अभी उन नेशंस के बारे में ही मैं बात करूँगा। लेकिन उसके अलावा हमने क्या-क्या किया? इंडिया ने कहा था कंडेम द लॉस ऑफ सिविलियंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ही है, इन द इज़राइल-हमास कॉन्फ्लिक्ट एंड हैज़ कॉल्ड फॉर सेफ, सस्टेन्ड एंड टाइमली सपोर्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू द पीपल ऑफ पैलेस्टीन। India has also called for ceasefire, release of all hostages, and peaceful resolution of conflict through dialogue and diplomacy. In this regard, India welcomed the agreement on the first phase of Gaza peace plan. तो यहाँ पे जो इजरायली के होस्टेजेस को पकड़ा उसके बारे में बात की गई, जो पैलेस्टीनियन लोगों के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रहा है, उनके पास में खाना नहीं है, उसके बारे में बात की गई, वो लाइव्स खो रहे हैं, उसके बारे में बात की गई, और क्या इंडिया ने कभी सब्सटेंशियल हेल्प भी करी है? यस, इंडिया एक्सटेंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू द पीपल ऑफ पैलेस्टीन बोथ बायलैटरली एंड थ्रू द यूनाइटेड नेशन। मतलब जो दो हमारे रिश्ते हैं इंडिया और पैलेस्टीन के, उसके थ्रू भी किया है, यूनाइटेड नेशन के थ्रू भी किया है। सिंस द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इंडिया हैज प्रोवाइडेड अराउंड 135 मिलियन टेक ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एंड इंक्लूडिंग 81.5 एमटी ऑफ मेडिसिन, मेडिकल सप्लाईज, मतलब खाना भेजा है, मेडिकल सप्लाईज भेजी है, मेडिसिन भेजी हैं, एंड व्हाट नॉट, हमने सब कुछ किया है। $12.5 मिलियन तक भी पैसा रिलीज किया गया है, इंक्लूडिंग $2.5 मिलियन नवंबर 2025 और यूनाइटेड नेशन रिलीफ और वर्क एजेंसीज जो काम करती है उसके लिए भी। और अगर आपको मेडिसिन की लिस्ट जाननी है तो आप देख सकते हो, एनेक्सर 1 में अवेलेबल है। और क्या सिर्फ इजराइल ने ही ऑफर किया इनको जो अवार्ड दिया गया है इजराइल की पार्लियामेंट के द्वारा? नहीं, पीएम मोदी ऐसे एक रेयर रेयर मतलब लीडर हैं जिनको ना खाली इजराइल की पार्लियामेंट ने ये चीज दी, इवन इन 2018 पैलेस्टीन गेव हिम द ग्रांड कॉलर ऑफ द स्टेट। क्यों दिया? बिकॉज पैलेस्टीन ऑल्सो फील्स दैट इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदीज लीडरशिप, दे आर ऑल्सो कंसर्न विद अस। दे टॉक अबाउट टू स्टेट सॉल्यूशन, दे टॉक अबाउट ह्यूमन लाइव्स, बट व्हाई नॉट genocide? Because of diplomacy. We need to maintain the relationship between the two. Same goes how we maintain the relationship with Russia as well. जब यूएस हमें बार बार कहता है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी। अगर आप ट्रुथ और मतलब आप व्हाइट और ब्लैक में खेलने लगेंगे तो फिर डिप्लोमेसी कभी परस्यू नहीं हो पाएगी। और आप बोलेंगे सर मिडिल ईस्ट की बात कौन भूल गया? मिडिल ईस्ट वाले, पाकिस्तान वाले, ये सब तो करते हैं, ये सब तो सपोर्ट करते हैं पैलेस्टीन के लिए, तो फिर क्यों अपनी गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स में अपना नाम भेज रहे हैं? क्यों आप ये कहते हो कि हम हमास को डिसार्म नहीं करेंगे जब हमास ने इजरायली को मारा? आपने तब तो बात नहीं करी। और अगर ऐसा ही है तो चाइना के अंदर युगर मुस्लिम्स हैं, उनको टारगेट किया जाता है, तब आपकी आवाज कहां जाती है? पाकिस्तान तब क्यों आवाज नहीं उठाता? जब यमन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इजराइल के गाजा, जो गाजा जिनोसाइड है उसमें तो अराउंड 72,000 जान गई है, लेकिन आप अगर यमन में कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे जो यमन और रेड सी में देखने को मिलता है, एस्टिमेटेड दैट है 3,77,000, 3,77,000 डेथ्स इन यमन बिटवीन 2015 एंड द बिगिनिंग ऑफ 2022। क्यों? फूड इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ एक्सेसिबल हेल्थ एंड सर्विसेज। किस वजह से हो रहा है ये? बिकॉज सिविल वॉर चल रहा है यमन के अंदर 2014 से ही। जब आपके शियाइट रेबल्स खड़े होते हैं सुन्नी गवर्नमेंट के खिलाफ, तब आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आता, तब मिडिल ईस्ट के नेशंस नहीं बोलते, तब पाकिस्तान नहीं बोलता पैलेस्टीन पैलेस्टीन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैलेस्टीन को कॉज को इग्नोर कर दो। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पैलेस्टीन देन टॉक अबाउट यूगर मुस्लिम्स आल्सो, देन यू टॉक अबाउट यमन के अंदर जो टारगेट किया जा रहा है दैट आल्सो, बट आप उसके बारे में तो बात कर ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आपके इंटरेस्ट हार्म हो जाएंगे। चाइना के साथ हमने सीपैक कॉरिडोर कर रखा है, तब तो हमने कुछ नहीं बोला, या तब आपको कोई नहीं बताता। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ पोलराइज करके रखना है। और ऐसा ही था तो मिडिल ईस्ट के काफी सारे नेशन, यूएई, बहरीन, इन्होंने इजराइल के साथ में अब्राहम अकॉर्ड क्यों साइन किए, जिसको मैं बार-बार बता चुका हूं, क्योंकि उन्हें लग चुका था कि पैलेस्टीन का कॉज अगर हम बार-बार लेके रखेंगे तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट सफर करेंगे। हर एक कंट्री एट द एंड क्या देख रही है? नेशनल इंटरेस्ट। तो व्हाई शुड वी नॉट, या व्हाई शुड इजराइल नॉट? और फिर अगला सवाल आता है कि ज्यूइश कम्युनिटीज जो हैं, और हाँ, एक बीच में ये भी था कि अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि इजरायली पीएम ने एक हिंदू जैकेट पहन रखी थी और आप ये सब बोल रहे थे कि ये तो क्या नाम है, मोदी जैकेट है, इट्स नॉट नेहरू जैकेट। देखिए, पॉपुलरली अगर आप किसी भी कम्युनिटी के अंदर जाएंगे, किसी पॉपुलेशन के अंदर जाएंगे, वेन एवर यू वियर दैट कोट इन इंडियन वेडिंग्स और इंडियन फैमिली, यू विल रियलाइज पीपल विल कॉल इट नेहरू कोट ओनली। ठीक है, अब कोई उसको मोदी जैकेट बोले तो फाइन, इट्स फाइन, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दैट? और फिर बात आती है ज्यूइश कम्युनिटीज की, कि ज्यूइश कम्युनिटीज जो हैं वो इंडिया में विदाउट फियर ऑफ परसिक्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन, जो एंटीसेमिटिज्म हमें देखने को मिलता है, हेट टुवर्ड्स ज्यूइश, वो काफी जगह देखने को मिलता है, इंडिया में नहीं देखने को मिलता। अब लोग बोलने लगे कि ये इंडियन पीएम के अंडर थोड़ी हो रहा है। अरे नहीं, दे आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, कि जब से इंडिया आया है वहां पे, तब से कितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हो, कोई भी रहा हो, सबके अंडर ज्यूज को परसिक्यूट नहीं किया गया। हम एसिमुलेट करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं लोगों को, इसलिए डाइवर्सिटी के लिए जाने जाते हैं, जैसे रेस हो, कास्ट हो, रिलीजन हो, व्हाट नॉट। फिर यहां पे टारगेटिंग शुरू कर दिया आपने। और आपको मोस्टली लग रहा होगा कि मैं पॉइंट जो है वो आज के प्रेजेंट इंडियन पीएम के फेवर में बोल रहा हूं। नहीं, मैं इंडिया के फेवर में बोल रहा हूं। दैट इज व्हाट आई एम रियलाइजिंग यू। ये चीज आपको समझनी होगी यहां पे जो मैं बात करता हूं। और उसका लिविंग ब्रिज है लेफ्टिनेंट जनरल जेएफआर जैकोब, 1971 के वॉर हीरो, जिन्होंने ऑर्केस्ट्र किया था जो ढाका में सरेंडर हुआ। आर्ट एंड कल्चर में काफी ज्यूज हैं, इवन सिविक लीडर्स हैं हमारे यहाँ पे। और एक एजुकेशन के मामले में द बेस्ट स्कूल इन गुजरात फाउंडेड बाय द बेने इजराइल बेस्ट फैमिलीज, जिसके बारे में एक पर्सनल कनेक्शन भी शेयर किया गुजरात के अंदर, जहां पे लाइटेस्ट मोमेंट था कि इट इज एन एक्सीलेंट स्कूल एंड ऑफ कोर्स इट इज कॉल्ड द बेस्ट स्कूल। व्हाई? बिकॉज इट हैज बीन फाउंडेड बाय मिस्टर एंड मिसेस बेस्ट, जो कि इजरायली है।
सो बेस्ट दैट्स व्हाई। और इसीलिए आर्टिकल एस्टैब्लिश होते हैं, इंडियाज कनेक्शन टू इजराइल रिटर्न इन ब्लड एंड सैक्रिफाइस। और ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि वर्ल्ड वॉर, इवन इजराइल के पीएम ने भी यह कहा कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान 4000 इंडियन सोल्जर्स थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी इस रीजन के अंदर, जिसकी वजह से ही वो हाइफा को लिबरेट कर पाए, जिसे आज आप हाइफा पोर्ट के नाम से भी जानते होंगे, जहां पे जो इंडियन कैवलरी है, जो इंडियन घुड़सवार हैं, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था। और तभी इजरायली सिटी ने यह बोला कि हम अपनी हिस्ट्री बुक्स को रिवाइज करेंगे, क्योंकि पहले यह कहा जाता था कि क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे हमें राज कौन कर रहा था? ब्रिटिशर्स। तो ये बोलते थे कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा काम किया, नहीं, इंडियन ट्रूप्स लिबरेटेड हाइफा, एंड दैट्स व्हाई दिस चेंज वाज ब्रॉट इन, कि वो हाइफा को, इस सिटी को लिबरेट करा पाए, आजाद करा पाए ऑटोमन रूल से ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। और वहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसको श्रद्धांजलि भी दी, जिसको हीरो ऑफ हाइफा भी कहा गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साफ-साफ ये कहा कि मैं श्रद्धांजलि देता हूं हीरो ऑफ हाइफा को, मेजर ठाकुर दलपत सिंह शेखावत, जब वो एड्रेस कर रहे थे लॉ मेकर्स को। तो हमारे शेयर्ड गोल्स हैं टेररिज्म को लेके। हमें अगर डिफेंस में कोलैबोरेट करना है तो इज़राइल हमारी बहुत मदद करता है, और अगर इज़राइल जिस तरीके से अभी आइसोलेटेड है, तो इंडिया ये एंश्योर करता है कि इज़राइल आइसोलेटेड फील ना करे, जिस तरीके से यूएस सपोर्ट कर रहा है, मान लीजिए इंडिया सपोर्ट कर रहा है। तो यहां पे म्यूचुअल शेयर्ड इंटरेस्ट है, चाहे टेररिज्म हो, चाहे ग्लोबल स्टैंडिंग हो, चाहे सपोर्ट के मामले में हो, डिफेंस के मामले में हो, एग्रीकल्चर के मामले में हो, टेक्नोलॉजी के मामले में हो, हर एक मामले में। और अब वो सब चीज भूल गए कि कैसे इजराइल ने कारगिल वॉर के दौरान, और इवन जब पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन बना रहा था, इजराइल वॉज रेडी टू बॉम्ब दैट साइट सो दैट पाकिस्तान कैन नॉट बिल्ड न्यूक्लियर वेपन। बट कौन रोकता है? यूएस रोकता है, क्योंकि यूएस को डर यह था कि चाइना के साथ में अलाई ना कर जाए पाकिस्तान। और जब कारगिल के दौरान 1999 में, और इवन 1919 छोड़िए ना, मैं आपको बताता हूं कि कैसे 1971 वॉर, जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कही जाती है, या 1919 कारगिल वॉर, इजराइल को फोर्स किया जा रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और अदर कंट्रीज के द्वारा कि आप शिपमेंट की डिलीवरी को डिले कर दीजिए। लेकिन इन्होंने जल्दी पहुंचाया, ऑर्डर क्विकली डिलीवर किया गया। तो भूल जाएं, इजराइल हेल्प इंडिया व्हेन बोथ कंट्रीज डिड नॉट हैव इवन डिप्लोमेटिक टाइज। और ये कब की बात है? डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, डिप्लोमेटिक टाइज 1992 में आए। कारगिल वॉर तो 1999 में हुई है, बट उससे पहले, इवन व्हेन इजराइल वाज फेसिंग एन आर्म शॉर्टेज, इजराइल आर्म शॉर्टेज फेस कर रहा था, तो उस टाइम की जो पीएम गोल्दा मेयर थी, उन्होंने डिसाइड किया कि जो आर्म्स ईरान की तरफ डाइवर्ट किए जा रहे हैं, उसको इंडिया की तरफ डाइवर्ट करो ड्यूरिंग द 1971 वॉर। ये क्या था? लेकिन क्या ये वन साइडेड था? नहीं, क्योंकि उस टाइम डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे। और इसीलिए पीएम गोल्दा मेयर ने एक नोट भी एड्रेस दिया था पीएम इंदिरा गांधी को कि आप हमारे साथ में डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश करें। और ये साफ-साफ एक बुक में लिखा हो गया, श्रीनाथ राघवन ने रिवील किया था। ये हमें टेररिज्म पे इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। हमारी इंपॉर्टेंट वॉर्स के अंदर इन्होंने हमें इंटेलिजेंस शेयर किया है, टेररिस्ट अटैक के दौरान इंटेलिजेंस शेयर किया है, उसके बाद किया है, एम्यूनिशंस प्रोवाइड किए हैं, वेपन्स प्रोवाइड किए हैं। तो क्या इंडिया इजराइल की रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया और पैलेस्टीन का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, या उसके बारे में हम बात नहीं करते, जस्ट बिकॉज वी डू नॉट मेंशन जेनोसाइड। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। और आपके कोई भी ओपिनियन आप क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, प्लीज बिल्कुल कर सकते हैं। आई विल ऑलवेज टेक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस asset, that is your time. And remember one thing more, live in a such a way that universe will be proud of you. Stay safe, stay happy, take care. Jai Hind, Jai Bharat.